हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं आप सभी का संसिद्धि प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सीरीज़ में आज आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मेन टॉपिक होगा कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होगा वो। उससे पहले दो छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे, एक तो एक कूलाम की परिभाषा और एक परावैद्युतांक समझेंगे विस्तार से कि क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करेंगे 1 कूलाम। एक कूलाम, ठीक है। एक कूलाम की परिभाषा तो आप बड़े आसानी से दे सकते हैं अगर 10th के कॉन्सेप्ट में जाएँ या गतिक वैद्युतिकी की कॉन्सेप्ट में जाएं, क्योंकि हमको पता होता है Q = I × T होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे गतिक विद्युतिकी में। I क्या है? करंट है, जिसको आप लोग हिंदी में विद्युत धारा बोलते हो। T क्या है? टाइम है। अगर आपको यहाँ एक कूलाम चाहिए तो आप लिख सकते हो यदि I = 1 एम्पियर एंड T = 1 सेकेंड, देन तब Q = 1 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 और एम्पियर सेकेंड। आप जानते हैं एम्पियर सेकेंड इस फार्मूले से Q का मात्रक कूलाम और इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसके बराबर? कूलाम के। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 कूलाम, ठीक है। तो आसानी से आप परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। लेकिन आपसे 12th में पूछता है एक कूलाम की परिभाषा कूलाम के नियम के आधार पर दीजिए या उसकी सहायता से दीजिए। तो हम लोग आज सीखेंगे कि एक कूलाम की परिभाषा कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग कैसे देंगे, वो चीज़ सीखनी है, ठीक है। ये नहीं, ये तो आसान है और ये आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है तो बाई कूलाम्स लॉ कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो बल लगता है दोनों आवेशों में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर निर्वात में है तो, नहीं तो यहाँ K भी लिखा जाता है इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यही होता है फार्मूला। ये क्या है? ये बल है, किसके बीच है? Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश होंगे, उनके बीच लगेगा। R क्या है? उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसको स्मॉल k से लिखते हैं और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये स्मॉल k के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। और इसका जो यूनिट होगा R को उधर भेजेंगे तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसी नियम से हम लोग को क्या करना है? एक कूलाम की परिभाषा देनी है। तो कंडीशन देखिए, मैथमेटिकली समझेंगे फिर आपको थियरी में लिखवाएंगे। देखिए, यदि आपको कुल मिलाकर Q1 Q2 की वैल्यू 1 लाना है, 1 कूलाम, तो यदि आएगा कब? Q1 बराबर हो Q2 के, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। चिन्ह में भी बराबर हो और परिमाण में भी, यानी प्रकृति में भी और परिमाण में भी बराबर। तो इसको कुछ मान लो, मान लिया दोनों बराबर हैं तो किसके बराबर है? Q के बराबर मान लिया, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R वो 1 कूलाम है। 1 मिनट में आपको फिगर बना दूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये बल का सूत्र कब आया? यहाँ Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, उन दोनों के बीच की दूरी R है, ठीक है। और इनके बीच क्या है? ईयर है या फिर वैक्यूम है, मीन्स हवा है या तो निर्वात है, कुछ नहीं है, ठीक है। तब ये बल का फार्मूला था। अच्छा, तो Q1 और Q2 दोनों बराबर हों, क्लियर है, और प्रकृति में भी बराबर हो, यानी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो, निगेटिव है तो दोनों निगेटिव हो, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी R, उसकी वैल्यू
अरे 1 मीटर हो, कूलाम मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब आपको यहाँ 1 लाना है, तो इसकी व्यवस्था होगी, इसकी व्यवस्था होगी, इसकी भी व्यवस्था करो इन दोनों को हटाने की। तो एंड जो इन दोनों के बीच का बल लग रहा है वो इसके बराबर आ जाएगा। जो बल लग रहा है 1/4πε0 के बराबर आ जाए तो ये दोनों कट जाएगा। तो लिख देंगे F की वैल्यू कितनी हो, 9 × 10⁹, यानी इसके बराबर हो, इतना न्यूटन। देन तब देखिए F इस फार्मूले से F = तो F की जगह क्या लिखेंगे, 9 × 10⁹ = 1/4πε0 की जगह पर भी 9 × 10⁹, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इंटू Q1 की जगह पर Q और Q2 की जगह पर भी Q, दोनों बराबर है अपॉन R² मीन्स दूरी का वर्ग। दूरी कितनी, 1²। इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे ये गुणे में है, 9 × 10⁹, ये इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। करिए 9 × 10⁹ अपॉन 9 × 10⁹ इज इक्वल टू Q और Q का गुणा Q² होगा। 1 स्क्वायर का मतलब 1 हुआ, 1 से भाग करोगे तो यही रह जाएगा। इसको ढंग से सॉल्व करते हैं, इधर थोड़ा, तो इसको LHS में लिख लो, इसको RHS में लिख लो ठीक से समझने के लिए। तो या फिर Q² बराबर, दोनों ही बराबर ही तो था, ये इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है, तो सेम चीज़ लिखा है, तो सेम चीज़ लिखा है तो कट जाएगा, आएगा कितना, 1 आएगा, 1। अब इधर वर्ग है तो उधर जाएगा वर्गमूल होगा, इसलिए Q की वैल्यू √1 और 2 घात समीकरण, इसलिए प्लस माइनस 2 वैल्यू आएगी। एक का चाहे वर्गमूल निकालो चाहे घनमूल निकालो, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो प्लस माइनस कूलाम, यानी इस Q का मान या तो +1 कूलाम होना चाहिए और या तो -1 कूलाम, या तो +1 कूलाम आएगा या तो -1 कूलाम आएगा, यानी दोनों हो सकता है। यानी यहाँ आप Q1 और Q2 को या तो आप समान प्रकृति का माइनस मान सकते हो या तो प्लस मान सकते हो, बात खत्म। अब इसको लैंग्वेज में कैसे पिरोएंगे, लैंग्वेज में आप लोग लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग लिख लेना कि यदि, एक एक शब्द ध्यान से सुना, यदि 2 समान परिमाण व समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से समान परिमाण, यानी दोनों बराबर हो, समान प्रकृति यानी चिन्ह में भी समान हो, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, यानी इन दोनों के बीच की गैप कितनी हो, 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में स्थित हो। पहले तो निर्वात अथवा वायु कर दी, सारे कंडीशन ये बोलने हैं आपको, ये हो गया, ये हो गया, निर्वात अथवा वायु में स्थित हैं तो इसलिए ये भी हो गया, तथा उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तब उन आवेशों का मान 1 कूलाम होगा। ये आपकी लैंग्वेज हो गया। मैं लिख दूं, यदि 2 समान परिमाण व समान प्रकृति के बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में स्थित हूँ। स्थित हूँ तथा
उनके बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल का मान बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन हो। तो अब देखो सारे कंडीशन आपने लिख दिए। पहला कंडीशन क्या लिखे, यदि Q1 = Q2 मीन्स यदि दो समान परिमाण व समान प्रकृति के स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, दूसरा कंडीशन लिख दिया 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में स्थित हो। निर्वात अथवा वायु में स्थित होंगे तभी 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रभावित होता है, यहाँ के आता है और के की कुछ वैल्यू होती है। बात क्लियर है। तो निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तथा उनके बीच, ये थर्ड कंडीशन, उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तब आप कैलकुलेट किए हो। तो उन आवेशों का मान एक कूलाम होगा। कूलाम होगा। अब वो 1 कूलाम चाहे प्लस प्लस हो सकता है, चाहे माइनस माइनस हो सकता है। तो ये रही आपकी 1 कूलाम की परिभाषा, किसके अकॉर्डिंग, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये गणितीय विधि था, ये आपका लैंग्वेज हो गया। चलो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा टॉपिक हमारा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या फिर इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ये चीज़ ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलते हैं परावैद्युत नियतांक। अगर साथ में लिखें तो परावैद्युतांक। या फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी मीन्स विशिष्ट, स्पेशल होगा ना, विशिष्ट परावैद्युता। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, तो उसके लिए ध्यान देंगे। पहला फिगर बनाएंगे और वो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक बिंदु आवेश होगा और यहाँ पर इसके पास दूसरा बिंदु आवेश होगा, कोई दूसरा बिंदु आवेश ये हो गया। ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई। ठीक है, मान लीजिए पहले बिंदु पर जो आवेश है, पहले बिंदु पर जो आवेश की मात्रा है वो Q1 है, दूसरे बिंदु पर जो आवेश की मात्रा है वो Q2 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी सपोज करेंगे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। कितना है, R। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ और मान लेंगे हम कि इनके बीच जो रखा हुआ है मटेरियल, अभी कुछ नहीं रखा है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। मान लेंगे यहाँ पर एयर है, यानी हवा है, वायु है, या फिर फ्री स्पेस है, यानी निर्वात है। वैक्यूम लिख दो, जगह कम लेगा।
तब इन दोनों के बीच बल कितना लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। सॉल्व इट। तो कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उसको F मान लेंगे और F इज इक्वल टू होगा क्या, K मान लो। इस अच्छा चलो परावैद्युतांक की बात हो रही है तो पूरा व्यंजक लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हम K नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होगा, तो 1 से गुणा कराओगे इतना ही रहेगा, इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R²। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको बना लिए, ठीक। ये फिगर आपका फर्स्ट था। ठीक है, एंड सेकंड फिगर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सेकंड फिगर। और यहाँ पर निर्वात अथवा वायु नहीं होगा। यहाँ पर हम ले लेंगे कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मान लेंगे कि इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक जो है वो K है, कैपिटल K, ठीक है। इस तरह से ये आपका परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कल मैं समझा चुका हूँ, अगर आप नहीं जानते हो तो पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई कांच है, कुछ अलग पदार्थ समझ लीजिए सामान्यतः, तो वो चीज़ इसमें भर दिया गया, ठीक है, और उसका परावैद्युतांक K है। तब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच कितना बल लगेगा ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देन F इज इक्वल टू, इसको पहचान के लिए F' या कुछ बना लो, मैं इसको FK लिख दे रहा हूँ, ठीक है। FK इज इक्वल टू, K से पता रहेगा कि डाइलेक्ट्रिक वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आएगा कैपिटल K इंटू Q1 Q2 अपान R²। इट इज इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन बना लिए। हमको किसके बारे में समझना है? तो कैपिटल K के बारे में समझना है। कैपिटल K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है, उसी की बात हो रही है। हमको K चाहिए, क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड लिख देंगे। फर्स्ट को सेकंड से भाग करा दीजिए। फर्स्ट को भाग करेंगे सेकंड से, ठीक है। तो LHS को LHS भाग करेगा, RHS को RHS भाग करेगा। कराइए तो F को कौन भाग करेगा? FK इज इक्वल टू, ऐसे ही इस पूरे को ये पूरा भाग करेगा। तो पहले गुणा करा लो, ठीक से लिख लो। अंश का अंश में होगा, हर का हर में होगा, तो आएगा क्या? F की वैल्यू भैया Q1 Q2, Q1 Q2 का एक में हुआ तो Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का R² में करोगे तो आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R²। ये पूरे का बटा हो जाएगा। इसका भाग कराएंगे RHS में, तो अंश का गुणा अंश में करा लीजिए, हर का गुणा हर में करा लीजिए, फिर भाग कराइए। तो Q1 Q2 का एक में करेंगे तो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई इसका अंश हर का हर में कराओ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का गुणा कराएं, हाँ, R² में तो इंटू R², ये पूरा, ठीक है। अब देखिए कटेगा क्या क्या, तो Q1 Q2 से Q1 Q2 बचे, कटेगा 1 बचेगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा, R² से R² कटेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ K बचेगा। तो कहने का मतलब ये है सबसे नीचे का गुणा कहाँ जाकर होगा? सबसे ऊपर, और इसका गुणा इसमें होगा। कराइए और देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ पर F अपान FK इज इक्वल टू, नीचे K बचा था तो K का गुणा 1 में होगा तो K हो जाएगा, और बटे यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 1 का गुणा 1 में होगा 1 आएगा। 1 का कोई मतलब नहीं, इसको हटा देते हैं, 1 से भाग करोगे वही रहेगा, यानी K बड़ा लिखते हैं थोड़ा, F अपान FK
के बराबर आ गया आपका के। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड बना लो। यहाँ से आप बढ़िया परिभाषा भी दे सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो एफ क्या है और एफ के क्या है। हालांकि फिगर से क्लियर है, एफ जो है लिख सकते हो यहाँ पर वो निर्वात में, निर्वात या वायु था, उसमें वैद्युत बल है। ठीक है, और एफ के आपका क्या है, कोई माध्यम है, परावैद्युत माध्यम है, तो माध्यम में वैद्युत बल है। ठीक, आप बोल सकते हो कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में वैद्युत बल तथा माध्यम में वैद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये दो बलों का अनुपात है, इसका भी मात्रक न्यूटन, इसका भी मात्रक न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा। ये एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसा नियतांक है जिसका मात्रक नहीं है, तो इसका बीमा भी नहीं होगा। ये बात हो गई क्लियर। इसका एक फार्मूला और प्राप्त करते हैं, ध्यान देंगे। चलो फर्स्ट फिगर की ही बात करते हैं, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट की बात करेंगे तो F इज इक्वल टू कितना आया था, निर्वात अथवा वायु में बल था, तो F इज इक्वल टू आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या, यहाँ निर्वात था, तो यहाँ निर्वात की वैद्युशीलता लिए, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युशीलता है ये। ठीक है, इसको आप जान चुके हो। इनटू दोनों बिंदु आवेशों का गुणनफल कराइए, Q1 इंटू Q2 अपान उन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग r²। इसको आपने फर्स्ट बना के रखा था उसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये फर्स्ट ही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, वही है। चाहो तो इसको इक्वेशन दूसरा बना सकते हो, अलग से कर रहे हो कैलकुलेशन थर्ड। ठीक है, अब फ्रॉम फिगर सेकंड से देखिए, सेकंड से यहाँ पर कोई मीडियम है, कोई माध्यम भरा रखा हुआ है Q1 और Q2 के बीच, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का जो बल होगा एफ के लिखेंगे, और एफ के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम यहाँ केवल एप्सिलॉन लिखेंगे। यहाँ एप्सिलॉन था निर्वात की वैद्युशीलता, यहाँ जो एप्सिलॉन है उसको बोलते हैं माध्यम की वैद्युशीलता, मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है वो, और इनटू वही चीज़ Q1 इंटू Q2 अपान r²। सिंपल सी बात है, यहाँ निर्वात तथा वायु था, तो निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट लिखिए, यहाँ माध्यम है तो माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन लिख दिए। अभी लिख दूंगा क्या चीज़ है ये, और ये फोर्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, थर्ड को फोर्थ से भाग कर देना है, थर्ड को डिवाइड करिएगा फोर्थ से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर F/F मिल जाएगा। बता रहा हूँ उसका क्या यूज होगा। थर्ड तो आप पहले ही बना चुके हो। एक काम करो, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट ही था, फर्स्ट ही रखो और इसको अलग से फोर्थ बना लेते हैं। ठीक, भाग कराइए किसको, फर्स्ट को, उसी के बराबर था ना, तो फर्स्ट को भाग कराएंगे, LHS को LHS भाग करेगा, मीन्स F/F इज इक्वल टू, हाँ इस RHS को RHS भाग करेगा, करा दीजिए, ऊपर Q1 इंटू Q2 है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करा के लिख रहा हूँ, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी ऐसे कर लीजिएगा, तो Q1 इंटू Q2 का एक में गुणा होगा तो Q1 इंटू Q2 होगा, अपान 4 पाई एप्सिलॉन का r² में होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r²। ठीक, काट पीट दीजिए, तो Q1 Q2 कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। यहाँ देखो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, r² से r² कटेगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट बचा है, यहाँ एप्सिलॉन बचा है। आप जानते हो सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होगा और इसका गुणा इसमें होगा। करवा दीजिए,
तो यहाँ बचेगा एफ अपान एफ के इज इक्वल टू एप्साइलन ऊपर जाएगा सबसे, तो एप्साइलन अपान नीचे 1 का गुणा एप्साइलन नॉट में होगा तो एप्साइलन नॉट बचेगा। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देखो एफ अपान एफ के की जगह पर क्या लिख सकते हो के, ये दोनों बराबर है तो एफ अपान एफ के बराबर लिख सकते हो के बराबर के। तो ये आपका कुल मिला के बढ़िया एक फार्मूला मिल गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बॉक्स बनाइएगा, हाईलाइट करके रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है फार्मूला भी और इसका कंसेप्ट भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो आराम से और इससे आप परावैद्युतांक को परिभाषित भी कर सकते हो। बोल सकते हो निर्वात अथवा वायु में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच बल तथा उन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच किसी माध्यम में बल के अनुपात के बराबर होता है, या दूसरे तरीके से कह सकते हो माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है परावैद्युतांक। ये चीज़ आप लिख सकते हो। एफ और एफ के को तो लिख लिए थे, ऐसे एप्साइलन और एप्साइलन नॉट को भी आप लोग लिख लीजिए कि क्या है। तो एप्साइलन जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, मीन्स माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है, और एप्साइलन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, एक मिनट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है और उसको आप लोग जानते भी हो। थोड़ा छोटा करके कॉन्सेप्ट और एक चीज़ समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक, ध्यान देंगे। निर्वात की वैद्युतशीलता आप जानते हो ये एक नियतांक है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। आंकिक मान आप जानते हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। और इसका मात्रक भी आप जानते हो एप्साइलन नॉट का, यहाँ से निकाल सकते हो। एप्साइलन नॉट की वैल्यू चाहिए, इन सबको उधर भेज दो और उल्टा कर दो तो एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 होगा। आपको एप्साइलन नॉट चाहिए तो विलोम अनुपात लगाओगे तो यहाँ पर Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर आ जाएगा। तो Q1 Q2 का मतलब कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा। और अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो इसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है बात, ये 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया निर्वात की वैद्युतशीलता। अब बचा आपका माध्यम की वैद्युतशीलता। आप पूछ सकते हो अगर इसकी वैल्यू फिक्स है तो इसकी क्यों नहीं फिक्स है। तो इसी वाले फार्मूले से देखो, चूँकि हम जानते हैं एप्साइलन अपान एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू के, ठीक है। अब यहाँ से आपको एप्साइलन की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए सॉल्व करिए। एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो के इंटू एप्साइलन नॉट, ये आया। अब निर्वात अथवा वायु के लिए तो के का मान फिक्स होता है 1, लेकिन माध्यम के लिए के की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी होती है, फिक्स नहीं है कितना होती है। तो इसलिए जैसे जैसे के का मान बदलता जाएगा तो एप्साइलन के भी मान बदलता जाएगा, तो इसलिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग करिए, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपके लिए आज। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मीन्स
कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कूलाम के नियम का सदिश में निरूपण कर लीजिए या फिर सदिश स्वरूप देख लीजिए उसका क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका 1 नंबर में डायरेक्ट पूछा है आपसे बोर्ड एग्जाम में कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, तो उसको पहले समझ लीजिए। सदिश रूप आएगा और उससे एक कॉन्सेप्ट भी हमको मिलेगा, उस पर विशेष ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसका सदिश रूप समझने के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बगल में समझा रहा हूँ। हालांकि आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में वेक्टर, और उसमें स्थित सदिश, विस्थापन सदिश, सदिश योग, त्रिभुज नियम, सारी चीज़ें पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो ये मान लीजिएगा कि ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक। तो फिर इट इज़ ओरिजिन हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। अब एक्स वाई समतल में कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु A है और यहाँ पर एक बिंदु B है, ठीक है। तो स्थित सदिश चार्ट में देखते हैं क्या है। O के सापेक्ष, O के सापेक्ष स्थित सदिश मीन्स पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। तो O के सापेक्ष A का या B का, किसी का भी लिख सकते हो, O के सापेक्ष A का स्थित सदिश। ठीक है, O के सापेक्ष A का स्थित सदिश मीन्स इस बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु का स्थिति सदिश आपको बताना है, पोजीशन वेक्टर बताना है। तो वो इज इक्वल टू होता क्या है, वेक्टर OA, वेक्टर OA, ये चीज़ हो गई। बना भी देंगे। O के सापेक्ष A का स्थित सदिश हो जाएगा आपका वेक्टर OA, इस तरीके से। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश, तो वेक्टर OB, ये चीज़, ये आपका वेक्टर OB हो जाएगा। बात क्लियर है। आपसे कोई कह सकता है A के सापेक्ष B का स्थित सदिश, A के सापेक्ष B का स्थित सदिश, उसी को विस्थापन सदिश भी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं आप A के सापेक्ष B का स्थित सदिश, या फिर इसी को बोल देते हैं AB का विस्थापन सदिश, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए A के सापेक्ष B का स्थित सदिश होगा वेक्टर AB, क्या होगा, वेक्टर AB। पूरी लैंग्वेज लिखता हूँ, A के सापेक्ष B का स्थित सदिश। इसी को आप लिख सकते हो विस्थापन सदिश। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो होगा क्या, उसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर AB, A के सापेक्ष B का वेक्टर AB। देखिए उसका डायरेक्शन देखिएगा, ये होगा वेक्टर AB। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये फिर ऐसे,
मीन्स इस वेक्टर को ध्यान से देखो, इस वेक्टर का हेड इस वाले वेक्टर के टेल से जुड़ा है और इस वेक्टर का टेल इसके टेल से, इस वेक्टर का हेड इसके हेड से जुड़ा है। मीन्स अगर सदिश युक्त त्रिभुज नियम से देखें, इसको मान लो आप ए, ऐसे डायरेक्ट मान लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका हेड इसके टेल से जुड़ा है, यानी इन दोनों का परिमाण इसके बराबर होगा, परिणामी इन दोनों का। मीन्स वेक्टर ए जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। देखिएगा, इसका हेड, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़ा हुआ है, मीन इन दोनों का जो परिणामी होगा, और ये उल्टा है, सी का हेड इसके हेड से और सी का टेल ए के टेल से जुड़ा हुआ है, तो सी जो होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी होगा। मीन्स वेक्टर सी इक्वल टू लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी है, ये वेक्टर ओ ए का हेड वेक्टर ए बी के टेल से जुड़ा है, यानी इन दोनों का जो परिणामी होगा वो वेक्टर ओ बी होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर ओ बी का हेड वेक्टर ए बी के हेड से और इसका टेल इसके टेल से जुड़ा है। तो जिस सदिश का हेड हेड से जुड़ा हो, टेल टेल से जुड़ा हो, वो दूसरे शेष दोनों सदिशों के परिणामी के बराबर होता है। सदिश युक्त त्रिभुज नियम में पढ़े हो तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो वेक्टर ओ बी है वो इन दोनों का परिणामी होगा। मीन्स वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू किसके बराबर, वेक्टर ओ ए और प्लस वेक्टर ए बी। बात क्लियर? हमको चाहिए क्या, वेक्टर ए बी चाहिए, तो वेक्टर ए बी को रोकेंगे, वेक्टर ओ ए को इधर भेज देंगे। तो वेक्टर ओ बी यहाँ पहले से था, माइनस वेक्टर ओ ए बराबर क्या बचा, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बी की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। मीन्स वेक्टर ओ बी और माइनस वेक्टर ओ ए। अब इसको याद करने का आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, कैसे आप याद रखोगे। तो शॉर्ट लैंग्वेज हो गया। आप कह सकते हो वेक्टर ए बी का स्थित सदिश बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश, जो लास्ट में लिखा है ना, बी लास्ट में लिखा है, ए बी, वेक्टर ए बी देख रहे हैं तो बी लास्ट में लिखा है, तो बी का स्थित सदिश पहले लिख लेंगे, फिर माइनस कर देंगे, ए का स्थित सदिश लिख लेंगे, और यही क्या होगा, वेक्टर ए बी के बराबर होगा। ठीक है बात? ये चीज़ थोड़ा और ढंग से समझते हैं अभी, ध्यान देंगे। अच्छा, अगर मान लो आपसे पूछा जा रहा है, इसी का उल्टा पूछ लिया जाए कि भैया वेक्टर बी ए हमको बताओ, हमको क्या चाहिए, आप वेक्टर बी ए चाहिए, इधर से इधर की ओर खींचा जाएगा वो, ये क्या है, ये आपका वेक्टर बी ए है। मीन्स बी के सापेक्ष ए का स्थित सदिश पूछ सकते हो आप, लिख सकते हो आप क्या, बी के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश। ये चीज ठीक है। तो b के सापेक्ष a का जो स्थिति सदिश होगा वो वेक्टर बी ए होगा, वेक्टर बी ए। फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर वेक्टर बी ए चाहिए आपको, मीन्स आपकी बार फिगर कुछ इस टाइप बनेगा कि भैया ये वेक्टर ए हो गया मान लीजिए, और ये आपका वेक्टर बी हो गया मान लीजिए, और यहाँ पर क्या है, बी से यानी इधर से इधर की ओर, तो एक आपका वेक्टर इधर हो गया, ये चीज़ समझ लीजिएगा। अच्छा, वेक्टर सी हो गया। तो देखिए इस वाले वेक्टर का हेड इस वाले वेक्टर के टेल से जुड़ा है, यानी इन दोनों का परिणामी जो होगा वो वेक्टर ए के बराबर होगा, क्योंकि इसका हेड हेड से टेल टेल से जुड़ा है। तो वेक्टर ए किसके बराबर होगा, यहाँ पर वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी। ऐसे ही अब इसमें देखो, इसका हेड इसके टेल से जुड़ा है, लेकिन इसका हेड इसके हेड से और टेल टेल से जुड़ा है, यानी ये वाला परिणामी होगा इन दोनों का। बात क्लियर है? इसका और इसका परिणामी होगा ये। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर का हेड हेड से जुड़ा है और टेल टेल से जुड़ा है। देखिए निकालेंगे, तो ये और ये दोनों जोड़िए, वेक्टर ओ बी
प्लस वेक्टर बी ए बराबर किसके होगा, इसके परिणामी के वेक्टर ओ ए के बराबर होगा। हमको चाहिए क्या, बी ए चाहिए, बी ए को रोकेंगे, वेक्टर ओ बी को उधर भेज देंगे, तो वेक्टर बी ए बराबर वेक्टर ओ ए, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस वेक्टर ओ बी, ये आ गया। तो वेक्टर बी ए की जगह आप लिख सकते हो वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट था आपका, फर्स्ट ईयर का है, ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए समझा दिया गया है। बात क्लियर है। अब इसको भी याद करने का तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है। वेक्टर बी ए आप कह रहे हो तो पीछे क्या लिखा है, ए, तो ए का स्थिर सदिश माइनस बी का स्थिर सदिश पहले वाले का, तो आप याद रखिए डायरेक्ट, क्या याद रखेंगे, वेक्टर ए भी पूछा जा रहा है तो बी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश, वेक्टर बी ए पूछा जा रहा है तो ए का स्थिर सदिश माइनस बी का स्थिर सदिश। तो ये आपका स्थिर सदिश और विस्थापन सदिश का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन भी बता दूं आपको कि ये वेक्टर ए भी जो विस्थापन सदिश आप निकाले हो या वेक्टर बी ए जो विस्थापन सदिश निकाले हो, दोनों का परिमाण सेम होगा। परिमाण का मतलब क्या हुआ, उसकी लंबाई ही तो हुई, ए और बी के बीच का गैप ही तो हुआ, सदिश का लंबाई ही हुआ, तो वो तो दोनों जगह बराबर है ना, चाहे इधर से इधर की ओर जाओ चाहे इधर से इधर की ओर, बस विस्थापन बदल जाता है क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है तो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है। देखते हैं, मैं प्रूफ भी करवा दे रहा हूँ। आपके पास है वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी कितना दिया है, बी का स्थिर सदिश यानी वेक्टर ओ बी माइनस ए का स्थिर सदिश यानी वेक्टर ओ बी, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए तो माइनस कॉमन हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो अंदर बचेगा वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। ठीक है, माइनस वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी बराबर किसके है, वेक्टर बी ए के बराबर है, यानी वेक्टर ए बी जो है वो बराबर तो है बी ए के, माइनस का चिन्ह बता रहा है बस विपरीत दिशा में, यानी अगर दोनों का हम लोग मापांक ले लें, परिमाण क्यों ले लें, परिमाण का मतलब हमको मात्रा से होता है, दिशा से नहीं होता है, तो परिमाण तो देखने में भी बराबर है, ए बी के बीच की दूरी चाहे बी ए के बीच की दूरी बराबर है, तो डायरेक्शन हट जाता है, वो हटाएं तो दोनों बराबर ही आएगा। एक तो ये हो गया, अगर सदिश रूप में लिखते हो तो माइनस में एक हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा, मापांक लेते हो तो माड लगाते हो, माड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर होता है माड ऑफ माइनस वेक्टर बी ए, तो माड का मतलब डायरेक्शन हटाना होता है, यानी माइनस चिन्ह और वेक्टर हट जाएगा, तो यहाँ ए बी बराबर बी ए, तो पहले से है, दिख रहा है, मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, इसको हम लोग अगले पेज में पढ़ लेते हैं, हो सकता है अभी इसका काम लगे आपको, तो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर पढ़ लिए, ठीक है। अब आप हेडिंग करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्स वाई समतल ले लीजिए। सपोज करिए ये वाई एक्सिस है और आपका ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, इट इज़ ओरिजिन, ये मूल बिंदु होगा। अब इस समतल में कोई भी दो बिंदु मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर दूसरा बिंदु बी है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु बी है। हम ये सपोज कर लेंगे बिंदु ए पर जो आवेश की मात्रा है वो Q1 है और बिंदु बी पर जो आवेश की मात्रा है वो Q2 मान लो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो AB है, इन दोनों के बीच की दूरी आप क्या मान लो, R मान लो।
लिख देंगे, सपोज कर लेंगे, माना ए बी बराबर आर, तो ए बी बराबर आर है तो बी ए बराबर भी आर होगा। अभी हम लोग केवल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ए बी के बीच की दूरी आर है तो बी से ए के बीच की दूरी भी आर ही होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमको सदिश निरूपण करना है तो स्थिर सदिश और विस्थापन सदिश को लेकर चलेंगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर ओ के सापेक्ष ए का स्थिर सदिश वेक्टर ओ ए ये होगा, ओ के सापेक्ष बी का स्थिर सदिश, कलर थोड़ा दूसरा लेंगे ज़्यादा विजिबल होगा, ये मान लीजिए, तो ओ के सापेक्ष ए का स्थिर सदिश ये वेक्टर ओ ए, ओ के सापेक्ष बी का स्थिर सदिश ये वेक्टर ओ बी। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा बना देते हैं, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है। ठीक है, और इनकी वैल्यू आप ये लिख ही दिए हो, इन दोनों के बीच की दूरी आर है। अब स्थिर सदिश और विस्थापन सदिश का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं, लिखेंगे यहाँ से, देखिए सपोज कर लेंगे वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए होगा क्या, ओ के सापेक्ष ए का स्थिर सदिश, ओ के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश, बराबर वेक्टर ओ ए, ये आपका वेक्टर ओ ए हो गया। वेक्टर ओ ए को आप कुछ मान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे भैया कि ये R1 के बराबर है, वेक्टर R1 सपोज कर रहे हो। ठीक है, लिखने में छोटा हो जाएगा, बाकी कोई कॉन्सेप्ट। आगे O के सापेक्ष, अच्छा ये B है लिखे हो तो यहाँ वेक्टर O भी होना चाहिए, A कर देते हैं यहाँ, तो O के सापेक्ष A का स्थिर सदिश वेक्टर OA हो गया, और इसको आपने R1 मान लिया है। ऐसे ही O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश मान लेंगे, तो O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश होगा क्या, वेक्टर OB, और इसको हम लोग सपोज कर लेंगे वेक्टर R2, ये आपने मान लिया। अब आपसे अगर कोई पूछे वेक्टर AB क्या होगा, तो A के सापेक्ष B का विस्थापन सदिश या स्थिति सदिश बोल देते हैं। तो वेक्टर AB, देखो वेक्टर AB, वेक्टर AB बराबर B का स्थिर सदिश माइनस A का स्थिर सदिश। अच्छा, वेक्टर AB बराबर है क्या, AB के बीच की दूरी, A से B के बीच की दूरी R है, तो अगर हम A से B के वेक्टर A से वेक्टर B के मतलब A से B की ओर वेक्टर में निकालें तो इसको आप वेक्टर R मान सकते हो कि इनके बीच की दूरी R थी, वेक्टर लगा दी। ठीक है, A से B की ओर जो आप स्थिति सदिश है उसको आप R मान लियो। ओके, और इसकी वैल्यू होगी क्या, वेक्टर AB की B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, तो B का स्थिति सदिश है क्या R2, डायरेक्ट लिखो, माइनस A का स्थिति सदिश क्या है R1, उसको R1, ये चीज़ हो गया। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको कम समझ में आया हो तो। A के सापेक्ष B का स्थिर सदिश मीन्स वेक्टर AB लिखते हो, और वेक्टर AB बराबर होता है B का स्थिर सदिश यानी OB माइनस A का स्थिर सदिश यानी OA। ठीक है, तो B का स्थिर सदिश OB बराबर आप R2 माने हो, माइनस OA बराबर आप R1 माने हो, ये आपका हो गया। बात क्लियर है। और वेक्टर AB, अगर AB आपका R है तो वेक्टर AB बराबर क्या होगा, वेक्टर R हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ एक साथ लिखवा दें। ठीक है बात। अच्छा, एंड यही देखेंगे उल्टा, अगर पूछे BA आपसे कोई पूछे वेक्टर BA बराबर क्या होगा, तो भैया A का स्थिर सदिश माइनस B का स्थिर सदिश। A का स्थिर सदिश कितना है R1 माइनस B का स्थिर सदिश क्या है R2। सेम चीज़ है, अगर यहाँ आप कॉमन करो, माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला पहले लिखेंगे प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला बाद में लिखेंगे माइनस में हो जाएगा। R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 किसके बराबर है, वेक्टर R के बराबर है। तो यहाँ पर माइनस वेक्टर R, ये किसके बराबर है, वेक्टर BA के बराबर है। इसको थोड़ा छोटा करेंगे और ऊपर ले जाएंगे। ठीक,
इसको भी लिख लेंगे। ठीक, ये यानी वेक्टर ए बी बराबर आर है तो वेक्टर बी ए बराबर माइनस आर है। ये सारी चीज़ आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ध्यान दीजिए ये सारी चीज़ें आपके डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, ये आप अगर जानते हो तो डायरेक्ट लिखिए, आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हेडिंग डाले हम लोग कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के रूप में हम लोग कूलाम के नियम को लिखने वाले हैं। तो ए के कारण बी पर बल निकालेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम से बिंदु आवेश ए के कारण, बिंदु आवेश ए पर है क्या? Q1 है, तो Q1 के कारण Q2 पर वैद्युत बल, बल का मतलब वैद्युत बल उतना अंडरस्टूड। ठीक है, तो Q1 के कारण Q2 पर जो वैद्युत बल होगा उसको आप F मान लो। क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। और F इज इक्वल टू होता क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो 1/4πε0 को हम K मान लेते हैं, स्मॉल k के बराबर होता ही है, स्मॉल k इंटू Q1 Q2। क्या लिख लेंगे? Q1 इंटू Q2 अपान उन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। उन दोनों के बीच की दूरी आप R माने हो तो R का स्क्वायर। ये हो गया Q1 के कारण Q2 पर बल। अच्छा, आप Q1 के कारण Q2 पर बल स्पेशल बल बता रहे हो तो इसका नाम भी दे दो। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो F V A, इसको लिखते क्या हैं? यहाँ लिख दो F B A, B A सफिक्स के रूप में छोटा सा रहेगा ये F B A। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी बी पर बल ए के कारण, यानी Q2 पर बल Q1 के कारण। ये हो गया। तो ये अभी आप क्या किए हो? कूलाम के नियम जो फार्मूला था वही लिख दिया, अभी सदिश निरूपण नहीं किए हो। यह अभी बल का परिमाण है कि Q1 के कारण Q2 पर इतना बल लग रहा है। अब इसकी दिशा क्या है? डायरेक्शन बताने के लिए आप लोग जानते हो किसी भी सदिश को, मान लो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या करते हो? इसका परिमाण, परिमाण का मतलब बिना दिशा के, वेक्टर हटाओ ए, बिना दिशा क्या हो गया? इनटू अगर हम दिशा का गुणा करा दें, दिशा का ज्ञान कौन कराता है? तो यूनिट वेक्टर, इसका इकाई सदिश जो इसकी दिशा में हो तो यूनिट वेक्टर ए, यानी कोई भी सदिश राशि है उसके परिमाण में हम उसके दिशा का गुणनफल करा दें तो वो सदिश राशि आपको मिल जाती है। तो ये परिमाण है, परिमाण में आप क्या करिए? दिशा का गुणनफल कराइए, सदिश राशि मिल जाएगी। वही चीज़ आपको करना है। कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पहले ही। सदिश राशि अगर आपको नहीं पता तो सदिश राशि उसका परिमाण होगा और डॉट इसकी दिशा, दिशा का मतलब इकाई सदिश, इकाई सदिश दिशा बताता है। तो अगर कोई सदिश वेक्टर ए है तो वेक्टर ए बराबर उसका परिमाण ए, परिमाण किसी भी चीज़ का, जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का जो परिमाण होगा लिख सकते हो माड ऑफ वेक्टर ए। माड ऑफ का मतलब वही बिना डायरेक्शन के, हमको केवल परिमाण चाहिए, दिशा हटा दो तो ए। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, चाहे माड ऑफ वेक्टर ए लिखो चाहे ए लिखो। बात क्लियर है? तो यही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, इसका परिमाण ए हो गया और इनटू इसकी दिशा कौन बताएगा? इसकी दिशा में जो इकाई सदिश होगा तो यूनिट वेक्टर ए, ये चीज़। इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं, या फिर यूनिट वेक्टर ए, तो यूनिट वेक्टर ए बराबर क्या होगा? ए यहाँ गुणे में था, इधर जाएगा भाग में, यानी वेक्टर ए अपान माडा वेक्टर ए या फिर ए, यानी उसकी दिशा, वो परिमाण। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। तो अब मैं अगर इस पर सदिश लगाऊं, ध्यान देना, अगर मैं इस पर सदिश लगाऊं तो अब आप क्या करने जा रहे हो? सदिश राशि लिखने जा रहे हो। तो उसका परिमाण, परिमाण तो पहले से लिखा है, इतना बल लगेगा। फिर उसका दिशा, किस दिशा में लग रहा है? तो भैया ये कौन सा था? Q1 के कारण Q2 पर, यानी Q1 के कारण Q2 पर, यानी A से B की ओर, ए बी, ए से B की ओर, यानी आप लिख सकते हो यूनिट वेक्टर ए बी। ए बी ही तो दिशा बता रहा है और यहाँ डायरेक्शन भी शो कर दो, जो बल की डायरेक्शन है
कोई स्पेशल कलर ले लो जो विजिबल हो, ये, और उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ। कौन सा बल है ये, एफ बी ए, एफ बी ए से बी की ओर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, आप कह सकते हो इधर क्यों नहीं जाएगा, इधर क्यों नहीं जाएगा, उधर क्यों नहीं जाएगा, ये बल की डायरेक्शन इधर उधर भी तो हो सकते थे। नहीं, आप हमेशा याद रखेंगे कूलाम ने अपने नियम में ही कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है, उन दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस बल की जो दिशा होती है उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यानी दो बिंदु आवेश, एक यहाँ है एक यहाँ है, इनको मिलाने वाली रेखा ये है। तो या तो आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, इसके कारण इस पर बल निकाल रहे तो या तो इस दिशा में होगा और या तो इस दिशा में होगा, बस मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। यानी ये इसको या तो उधर की ओर भेज सकता है या तो अपनी ओर खींच सकता है। ये नहीं कि इसको इधर यहाँ बल लगा के इधर भेज देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा। अब दूर की ओर क्यों होगा, कब होगा, तो जब समान प्रकार का आवेश होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये इसको दूर भगाएगा। विपरीत प्रकार का आवेश होगा तो आकर्षित करेगा, यानी अपनी ओर खींचेगा। यही दोनों डायरेक्शन, यही चीज़ इस पर भी लागू होता है। अगर ये इसको दूर भगा रहा है तो इसी दिशा में भगाएगा, पास खींच रहा है तो इस दिशा में खींचेगा। इसीलिए मैं यहाँ जो बल का डायरेक्शन बनाया हूँ मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, या तो इधर या तो इधर। अभी समान प्रकार का था तो इधर की ओर। बात क्लियर है? प्रश्न, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ए बी, यूनिट वेक्टर ए बी का मतलब ए से बी की ओर, यूनिट वेक्टर केवल दिशा ही बताता है। ये हो गया। फार्मूला से देखते हैं कि यूनिट वेक्टर ए बी का मतलब क्या है। तो हियर इसी फार्मूले पे आओ, यूनिट वेक्टर ए बी, यूनिट वेक्टर ए बी का मतलब हुआ, यूनिट वेक्टर ए का मतलब वेक्टर ए अपान ए, तो यूनिट वेक्टर ए बी का मतलब वेक्टर ए बी अपान ए बी। वैल्यू पुट कर दो, वेक्टर ए बी की वैल्यू आप निकाले हो, वेक्टर आर लिखो बटे ए बी की वैल्यू भी है, पहले ही माने हो आर, उन दोनों के बीच की दूरी ये। तो यूनिट वेक्टर ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इसलिए इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ए बी की जगह वेक्टर आर अपान आर, ठीक है। और ढंग से सॉल्व करते हैं, तो वेक्टर वी ए इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। आर का आर स्क्वायर में करोगे तो आर क्यूब हो जाएगा। बात क्लियर? और इंटू यहाँ क्या था, वेक्टर आर। वेक्टर आर का मतलब ए से बी की ओर, ये देखो वेक्टर ए बी को माने हो वेक्टर आर, तो ये चीज़ है। इसको बॉक्स बनाओ और हाईलाइट करो, ये आपका आ गया। यही फार्मूला अगर आप केवल लिख देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखो। इसको भी फर्स्ट बनाओ, हमको एक कॉन्सेप्ट और सीखना है इससे, तो इसलिए और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो Q1 के कारण Q2 पर बल तो ये हो गया था। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार यही स्टेप पूरा करना है आपको। Q2 के कारण, और दोबारा आपको समझने का मौका भी मिल जाएगा, तो Q2 के कारण Q1 पर बल, Q1 पर बल निकालते हैं। Q2 आवेश ये है, इसके कारण इस पर बल होगा, दोनों समान आवेश, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा, मीन्स इसकी भी डायरेक्शन आप शो करिए, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको दूर भगाएगा इधर की ओर, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अरे नहीं, ये ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, तो ये होगा क्या, F Q2 के कारण Q1 पर बल, यानी B के कारण A पर बल, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, A पर बल B के कारण, इसलिए इसको वेक्टर FAB लिख रहे हैं। ये पहचान के लिए FAB और FBA लिखा जा रहा है, आप उसको F1 F2 जो मन कहे मान सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है।
तो वेक्टर एफ ए वी लिख रहा हूँ। वेक्टर एफ ए वी है क्या, यहाँ लैंग्वेज लिखा है साफ साफ, Q1 के कारण Q2 पर बल, ठीक है। तो वेक्टर एफ ए वी क्या है, Q1 के कारण, वो Q2 के कारण Q1 पर बल, एफ ए वी। वही फार्मूला कूलाम के नियम से, K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये तो परिमाण हो गया, मतलब ए हो गया। अब यहाँ वेक्टर लगाए हो तो दिशा भी लिखो, तो इनटू दिशा क्या है अब, Q2 के कारण Q1 पर, मीन्स इस वाले आवेश के कारण इस वाले पर, यानी B से A की ओर, तो यूनिट वेक्टर बी ए। दिशा यहाँ कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बी ए। तो हियर यहाँ पर देखो यूनिट वेक्टर बी ए होगा क्या, इसी फार्मूले से वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपान उसका परिमाण यानी ए। तो सिंपल सी बात है, वेक्टर बी ए का मतलब वेक्टर बी ए का सदिश, तो वेक्टर बी ए, यूनिट वेक्टर बी ए का मतलब यूनिट वेक्टर बी ए का सदिश और बटे उसका परिमाण यानी बी ए। तो वेक्टर बी ए यहाँ हम लोग प्रूफ किए थे माइनस आर, अरे भैया इधर से इधर आर है तो इधर से इधर माइनस आर, विपरीत सदिश है ना, और प्रूफ भी कर चुके हो। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस वेक्टर आर अपान बी ए की वैल्यू, वो भी आर है, चाहे ए बी चाहे बी ए, इन दोनों के बीच का परिमाण यानी इन दोनों के बीच की दूरी, तो आर रहेगा ही। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, कर दीजिए। तो K Q1 Q2 अपान, से थोड़ा लिखेंगे, K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू, यहाँ यूनिट वेक्टर बी ए की जगह पर लिखेंगे माइनस वेक्टर आर बटे आर, ये चीज़ ठीक है। ओके, माइनस का आगे गुणा करा दो तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस K Q1 Q2 अपान, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगी तो r की पावर 3 हो जाएगी, और इंटू वेक्टर r, ये क्या था भैया, तो वेक्टर एफ ए बी। इसको हाईलाइट करिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे बस, इसको सेकंड बना लेना, इसको फर्स्ट बनाए थे तो इसको सेकंड बना लेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से समझिए और देखिए। पहले तो मैं 2 को ही लिखता हूँ फिर आपको समझाऊँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या था, वेक्टर एफ ए वी, वेक्टर एफ ए वी बराबर माइनस 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 को हटाओ, उसके बाद ध्यान देना माइनस को हटाओ, K Q1 Q2 अपान आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, K Q1 Q2 अपान आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। तो इक्वेशन फर्स्ट से इतना की वैल्यू क्या है, वेक्टर एफ वी ए, तो यहाँ पर पुट कर दो वेक्टर एफ वी ए, ठीक है। और ये आप कहाँ से लिखें, तो फर्स्ट से, कहाँ से भैया, फर्स्ट से इस पूरे की वैल्यू लाकर आप इस पूरे की वैल्यू लाकर इतना रख दिए। अब इसको ध्यान से देखिए और ये आपको बताता क्या है, एफ ए वी क्या था, एफ ए वी था Q2 के कारण Q1 पर बल, और एफ बी ए क्या है, एफ बी ए था Q1 के कारण Q2 के बल, और बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। इसका मतलब ये है कि Q1 के कारण Q2 पर बल, यानी Q1 जितना बल Q2 पर लगा रहा है उतना ही बल Q2 Q1 पर लगा रहा है, दोनों बराबर है। अब वेक्टर लगा है तो इसलिए माइनस का साइन लगा है। माइनस का साइन क्यों, ये बता रहा है कि ये विपरीत दिशा में लगाता है, यानी Q1 जितना बल इस डायरेक्शन में Q2 पर लगाता है उतना ही बल Q2 इस डायरेक्शन में Q1 पर लगाता है, ठीक है। तो यहाँ इस इक्वेशन को देखने के बाद एक चीज़ पता चल जाता है, यहाँ आप लोग बहुत ही सुंदर अक्षर में लिख देंगे क्या, कि जो कूलाम के बल का नियम है
वो न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, जिसको आप एक्शन रिएक्शन रूल कहते हो यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हो, उसका पालन करता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कूलाम के बल नियम में, यानी पहला आवेश जितना बल दूसरे आवेश पर लगाता है, ठीक उतना ही बल दूसरा आवेश पहले आवेश पर भी विपरीत दिशा में लगाता है। जिस दिशा में Q1 Q2 पर लगाएगा उसके विपरीत दिशा में Q2 Q1 पर लगाएगा, यही माइनस का चिन्ह दर्शा दीजिए। ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या था, अगर फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हैं तो ध्यान देंगे, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाएगी। ये आपका हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और उस नियम का कूलाम के बल का नियम पालन करता है। आपकी NCERT में क्वेश्चंस भी होगा इसका, तो आप डायरेक्ट इस थियरी से डायरेक्ट लगा सकते हो क्या, कि जितना बल पहला वाला आवेश लगा रहा होगा दूसरे पर, उतना ही बल दूसरा वाला पहले पर लगा रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, यह स्टेटमेंट लिख लेंगे और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास में यही क्लोज करूँगा। आई होप आपको क्लास समझ में आया हो।